हुआ, हाई कोर्ट का जजमेंट इलाहाबाद का था, सुप्रीम कोर्ट में था, तो कहा था तो इस लाखों जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर की पोस्ट धड़ाधड़े भर देंगे। एक बार वो भर देंगे तो फिर 10 साल 15 साल के लिए जगह नहीं मिलेगी। मोदी का जवाब क्या था? जब हम लोग निकले तो मोदी ने से पासवान जी ने कहा कि मैं प्रेस वालों को क्या कहूँ। तो शक्ति देखिए, तानाशाही का कोई जरूरत नहीं। प्रेस हर खबर पाने के लिए NA News 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रेस को बोलने के लिए। लेकिन जब भारत बंद हो गया 2 अप्रैल 2018 को, तो तब जाकर के वो जगह और उसका पूरी गाज हमारे ऊपर गिरी। कहा आपने भारत बंद करा, कहा, और हमने नेतृत्व किया। यहाँ पर भी मैंने कुछ मदद करी है, लोग जानते हैं। झालावाड़ में और इधर आपका जोधपुर और बाड़मेर, हर जगह मदद किया जितना हो सकता। कानूनी मदद, पुलिस से कि इनको न फंसाओ, मंत्रियों से भी बोला, सबको कई जगहों पर मदद किया। मेरठ में मदद किया। तो मेरे ये कहने का मतलब कि जब भारत बंद हुआ तब जाके काम हो पाया था। और उसी समय ये हमारे नेता बाबा साहब ने कहा था कि संसद में जाओ, वो संसद से इस्तीफा दे के भाग रहे थे, छोड़ दिया था। इतनी बड़ी त्रासदी, उसके बाद में आँख खोल के समाज नहीं देख पा रहा कि 5 साल से निजीकरण हो रहा है, नौकरियां खत्म हो जा रही। इतनी बड़ी ताकत लेकर के, इतना बड़ा वोट का पावर लेकर के, इतना पैसा लेकर के जुबान नहीं खोल पा रहे। हमारी छोटी सी शक्ति है। आज हमने कुछ भिक्षा मांगा है, हमें मालूम है कि हम लोगों को कोई सहायता नहीं देता, जेनून आंदोलन को सहायता नहीं देता जब तक इमोशन न हो। अभी देख लो, यादव और खटिक का झगड़ा हो जाए और जाटव और पाल का झगड़ा हो जाए, 2 बिरादरियों का, 2 गांव के बीच में मार डालेंगे एक दूसरे के। इमोशन होता है। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उदाहरण दे। तो हम इमोशनल बातें नहीं कर पाते, इसलिए उतना अपील नहीं करते। गाली दो, अब देख लेंगे। एक हम लोगों के बीच में हम यूनाइटेड नेशन जाएंगे, हम वहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, यूनो में जाएंगे। एक है फ्रॉड आदमी, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, और लोग तालियां बजाते हैं, है ना। AR सिंह जी हंस रहे हैं। ऐसे फ्रॉड के पीछे लोग जाते हैं। एक फ्रॉड तो ऐसा है, मैं सुप्रीम कोर्ट का मैं कोई प्रमाण के बगैर नहीं बोलता हूँ, मेरे हाथ में पेपर दिखाना। मैं उस सुप्रीम कोर्ट के जज से चर्चा किया, उससे डायलॉग किया, वो किया, मैं वहाँ मेल क्या गया, भागवत मेरे पीछे भागता गया। हम इनसे संवाद करने को तैयार है, रिजल्ट कुछ दिया है। हमने लोकपाल में आरक्षण कराया, 2006 में नागराज का केस को हमने ही बचाया था। SC/ST एक्ट को हमने बचाया। ये डाइल्यूट हो गया था, इसके अंदर संशोधन हो गया था, हाई कोर्ट जाके बचाया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा हमने उठाया। 2004 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रखा, लेकिन समाज तो अंधा हुआ था, हम देने वाले बनेंगे। अगर उसी समय समाज साथ दे दिया होता तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो जाता। आज प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल। अगर नहीं हुआ तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हरियाणा में 70% हरियाणवी को नौकरी में आरक्षण मिल सकता है, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सरकार में क्यों नहीं हो सकता? और जगह प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं हो सकता? तो ये बातें हैं। एक एक चीज मैं गिना दूंगा, चाहे स्पेशल कंपोनेंट प्लान है, स्कॉलरशिप है, वजीफा है, पेट्रोल पंप, चलती हुई पेट्रोल पंप में कोटा है,
चलती हुई गैस एजेंसी का कोटा सरकार बना के दी। 2-2 लाख 3-3 लाख भर्तियां केवल SC ST की ही होती रही। 89-90 में 2 साल जनरल की भर्ती हुई ही नहीं थी, केवल SC ST की हुई थी, स्पेशल ड्राइव हुई थी। अब उन्हीं को आप गाली दे रहे हो। अगर उन्हें करते क्या कर लेते। जिस समय ये देश आजाद हुआ, जो आर्थिक नीति इस देश की बनी, अगर वो अमेरिका के ढर्रे पर होती और यूरोप के कि सरकार का काम प्रशासन करना, होटल चलाना, रेल चलाना, ट्रांसपोर्ट चलाना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चलाना या पोर्ट चलाना, जहाज चलाना, LIC चलाना, बैंक चलाना, इससे कोई मतलब नहीं है, तब हम लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अमेरिका में सब चीज़ प्राइवेट में, मेडिकल कॉलेज वहाँ प्राइवेट में, हर चीज़ प्राइवेट में है वहाँ। तब हम वही हालत होती कि पत्ता लपेट के चलते रहते, एक गंजी में चलते, एक नेकर में चलते। ये उस समय तो नेहरू जी को इतना बड़े नेता थे, सोशलिस्टिक पार्टी न मानते, क्या कर लेते। 1953 में एयर इंडिया टाटा से छीन लिया। 1956 में LIC छीना, सरकार ने उसका नेशनलाइजेशन किया। 69 में बैंक को छीना। कोयला का पूरा क्षेत्र प्राइवेट में था, तेल का क्षेत्र पूरा प्राइवेट में था, बैंक पूरा प्राइवेट में था, LIC पूरा प्राइवेट में थी। सबका सरकार ने किसने किया नेशनलाइजेशन? अगर नाम ले लूँगा तो कहेंगे ये है। उसी में तो रिजर्वेशन मिला ना भाई, उसी में तो नौकरी मिली ना भाई। 250-300 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग खड़ी थी। ये यूनिवर्सिटीज अगर गवर्नमेंट में न बनी होती, IIT इंजीनियरिंग का, मेडिकल कॉलेज है, तो रिजर्वेशन हमारे लोग डॉक्टर बन जाते। पदोन्नति में आरक्षण की बात है। मिट्टी के तेल में कोटा, गेहूं के राशन में कोटा, चीनी में, हर जगह स्तर पर दिया, उससे कुछ असर पड़ा। और उसको कह रहे हैं अरे तो बेकार है, हम तो देने वाले बनेंगे। तो यही हालत है कि हम बर्बाद हो गए, लड़े ही नहीं। मैं कोई यहाँ पार्टी की बात नहीं करूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार ने निजीकरण शुरू किया। तो भाई 23 पब्लिक सेक्टर उन्होंने नया बनाया था और 3 को ही डिसइन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन वो 3 को ही बताएंगे और ये बताएंगे कि बाबा साहब को हरा दिया। तो एक बात बताइए, तर्कसंगत बात, कोई पार्टी हारने के लिए लगती है। इस पर हमारे लोग कहते हैं अरे बाबा साहब को हरा दिया। अरे भाई कोई पार्टी, आप में से कोई हारने के लिए लड़ेगा? पहलवान जी कोई हारने के लिए लड़ा? इस पर भावनात्मक रूप से लड़ा दी। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात में आता हूँ। अरे वो मिल गया होता तो क्या ना होता। तो भैया मान लीजिए महाराष्ट्र में तो केवल महार ही जीत के आता, बिहार में केवल पासवान ही जीत के आता, पंजाब में केवल मजहबी ही जीत के आता, और इतनी लड़ाइयाँ होती आपस में। आज जब जाति नहीं गई है तो पृथक मताधिकार होता तो जाति कितनी बढ़ती आप अंदाज नहीं लगा सकते। आज के हिसाब से देख लो, बाबा साहब ने कहा था ना कि जातियां समाप्त हो जाएंगी। मैं कह सकता हूं कि जितना जाति से मोहब्बत हम लोगों को है, सवर्णों से जाति का मोहब्बत नहीं, कम। एक तेली, मोदी जी एक तेली आदमी, तेली को स्वीकार कर लिया उन्होंने क्योंकि उनका काम कर रहा वो आदमी। लेकिन हम
लाभ देने वाला का क्षत्रिय हो राजपूत हो क्या रे ना ना कोई भी हम जाति नहीं छोड़ते। और जब हमारे ऊपर हमला होता तो कहते अरे जातिवाद बड़ा खराब है। अरे भाई जातिवाद जब हम नहीं छोड़ रहे हैं, जाटव अलग, वाल्मीकि अलग, धोबी अलग, पासी अलग, खटीक अलग, महार अलग, मातंग अलग, भयंकर लड़ाई वहाँ पर हरियाणा में है। एक लाख, 20 लाख, वाल्मीकि, जाटव, भयंकर लड़ाई है। तो 16% में कितने टुकड़े बट गए। हम तो हमारा आदमी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, रामविलास पासवान ने बहुत काम किया, बाबू जगजीवन राम ने बहुत काम किया, लेकिन इनको गाली ही मिलती है। और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक अधिकार नहीं किया, एक काम नहीं, तो कहाँ समाज न्याय कर रहा, इमोशन के तौर पर जा रहा। मैं बता सकता हूँ, एक दिन ऐसी बहस होने लगी, किसी ने कहा काशी राम जी ने सोई हुई कौम को जगाई। हम कहा मैं इज्जत करता हूँ तो बिहार में किसी ने जगा दिया। सबसे ज़्यादा दलित कहीं तरक्की किया तो जानते हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आप देख लेना, तमाम आंध्रा के आईएएस मिल जाएंगे, आईपीएस यहाँ मध्य प्रदेश कैडर में मिल जाएंगे। यूपी उतना डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस नहीं, आईपीएस, आईआरएस नहीं पैदा कर पाए। सशक्तिकरण वहाँ बिहार में किसी दलित के ऊपर हमला करके देख लो, वो तब देते मार के बैठा देते, आवाज़ नहीं निकल पा रही है। क्या सशक्तिकरण हुआ भाई? मुलायम सिंह का मॉडल मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। ये बहुजन मॉडल क्या है? जो यादव जिसको अहित कहते थे, दूध बेचता था, आज उस सबसे ज़्यादा सशक्तिशाली हुआ। मुलायम सिंह जी आए और कहीं भी गए, कहा ये देखो ये यादव, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री है। हमारे लोगों ने किया, पाँव छुपाया, टिकट बेचा, मिले नहीं, पैसा बटोरना। तो इस बहुजन आंदोलन का फायदा क्या हुआ? फिर उस आदमी से काम का, वहाँ पर कौन बहुजन आंदोलन हो गया था बिहार में भाई? वहाँ किसी दलित के ऊपर हाथ लगा के देखे, तुरंत बदले की कार्रवाई होती। तो यह भी एक भ्रम है कि ये सोती हुई कौम को जगाया। अरे तो आंध्र प्रदेश में कौन सा जगह दिया भाई? तमिलनाडु में क्या, कर्नाटका में? बहुजन आंदोलन का प्रभाव तो उत्तर प्रदेश के आस-पास था। ये समय के हिसाब से बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। क्योंकि ये जो रिजर्वेशन लागू हुआ, जमीन दिया गया, स्पेशल कंपोनेंट, बैंकों में भर्ती, रेलवे में भर्ती, शिक्षा में, हर क्षेत्र में, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, इसका असर आते समय लगा। 80-90 के बाद में जागृति पैदा होने लगी पूरे देश में। लेकिन हम बहुत दे सकते थे जितनी हमने ऊर्जा समाज के लगाई, वो आज तो हम खत्म होने की स्थिति में हैं। आगे चल करके बहुत बुरा स्थिति होने वाली। आज 80 लाख पद खाली हैं पूरे देश में। कौन लड़े? एक छोटे से मुद्दे को लेकर के हम लोग परेशान रहते हैं। 80 लाख पद खाली हुए, क्या उसके लिए कभी सड़क पर उतरे हम? इसीलिए 28 नवंबर यहाँ से भी हजारों लाख हो जाए और आप एक एक व्यक्ति 10 पोस्ट, 15 पोस्ट, 20 पोस्ट डालिए, दिल्ली तक या पूरे देश में पहुंच जाए कि 28 नवंबर को रामलीला मैदान पहुंचाना है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए और इस संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस। नाम में बड़ा फर्क पड़ता है, विचार जाता है। जो गोलवलकर ने कहा कि मैं पूरे जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सत्ता पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। सबसे बड़ा मार्गदर्शक आरएसएस का वो व्यक्ति, आप लोग शायद न पढ़े होंगे, कुछ ही लोग जानते होंगे, सुनी सुनाई बात होती, लेकिन ये सच्चाई है।
उनके नाम से होगा तो मनुवाद फैलेगा। ये मुद्दा क्यों नहीं लेते ये लोग? उन तक भी खबर पहुंचा दीजिए, बहन जी भी तक खबर पहुंचा दीजिए, और लोग जो कर्मचारियों को कहते हैं वो तक कि भाई ऐसा आप अलग से ही सही, हम आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोलवलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम से पार्लियामेंट नहीं होने देंगे। इतना तो हम कर सकते हैं। तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं कोई भावनात्मक बात, कोई झूठी या लफाजी वाली बात नहीं करता, नहीं होता तो कम से कम बहुजन समाज, दलित समाज मनुवादियों को समझ तो लेगा, उनका साथ तो छोड़ेगा। देखो हमारे बाबा साहब का नाम नहीं होने दिया। एक जीत तो आपको ये हो ही गई, दूसरी जीत ये हो जाएगी कि मनुवादी के नाम से नहीं होगा ये। तो इसमें तथ्य है। तो ये आप लोगों से आग्रह है, अभी हाल में घटना घटी, उस पर बड़ा बहस चल रहा है, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन पर राजेंद्र पाल गौतम जी मंत्री हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म का दीक्षा का आयोजन किया, जय भीम मिशन बनाया और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर। अच्छा, दीक्षा तो हो गई, भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया और आदमी घबरा गया। हमारा गलती मानते हैं, अगर किसी के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है तो यही वो गलती कर गया। उसको ये कहना चाहिए कि हाँ हमने किया है, ऐसा बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में किया है। अगर हमने गलती किया तो बाबा साहब ने भी गलती किया। मजाल होता कि बीजेपी भी पीछे हट जाती और आम आदमी पार्टी उसका इस्तीफा न लेती, या वो गलती कर धाड़ से माफ़ी मांग लिया। मैं रामराज से उदित राज बनी, मैं जाति उति नहीं जानता था। मैं अपने लोकसभा में एमपी होके हजारों की मीटिंग में कहता था कि मैं जिस जाति में पैदा हुआ भाई मुझे गर्व नहीं है। लोग ताजुब होते थे। फिर अगला सेंटेंस मेरा होता था कि मैं मानव समाज में पैदा हुआ, यही मुझे गर्व। और सच्चाई है, तर्कसंगत। तो क्या हुआ कि केजरीवाल बड़ा चालाक व्यक्ति, बहुत ही आरक्षण विरोधी, उसने गौतम जी से लिखवा लिया कि लिखो कि मैं अपने नेता की छवि के लिए और गुजरात में चुनाव को मद्देनजर करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। और बोलना तो मैं अपने नेता के लिए इस्तीफा देता हूं। अगर वो आदमी कह देता कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो इस्तीफा ले भी नहीं सकते। और ये अरविंद केजरीवाल 2008 में फोरम फॉर इक्वलिटी बनाया था। अरविंद केजरीवाल 2008 में ये फोरम फॉर इक्वलिटी बनाया था जो आरक्षण के विरोध में था। तो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर इस समय पूरे देश में चर्चा चल रही है। तो आप व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जितना डाल सकते हो डालना चाहिए। और उसी समय देवेंद्र फडणवीस, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, दीक्षा भूमि में जाके कहते हैं कि 22 प्रतिज्ञाएं अच्छी है, मानना चाहिए। तो बीजेपी का आदमी तो कह रहा ठीक है, और हमारा एक कमज़ोर, जैसे बोला ना कि एक विधायक जी हैं कुछ नहीं कर पाते, वो भी लुंज पुंज निकला और पहले तो माफ़ी मांगा, बाद में इस्तीफा दे दिया। तो ये स्थिति है। तो 22 प्रतिज्ञाओं के मामले में
इस समय चर्चा चल रही है, इसको और फैलाना चाहिए। जब मौका मिल जाए तो इसको और झोंक देना चाहिए। और ये केजरीवाल बड़ा खतरनाक आदमी है। उसकी वाइफ मेरी वाइफ की जूनियर रही है। मेरी वाइफ चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स है तमिलनाडु, और केजरीवाल भी IRS थे, भी 2 साल जूनियर थे। तो इस तरह की स्थिति है। आज किसी तरीके से मनुवाद को नहीं रोका तो लास्ट जो मैं कह के जा रहा हूं कि 2025 में आप इस संविधान को नहीं पाएंगे। उन्होंने नया संविधान बना लिया है। ये जो मोदी हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ रुपया दे रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या में दे रहे हैं, प्रयागराज में दे रहे हैं, महाकाल में देख रहे हैं, ये डेवलपमेंट के लिए है, ये विकास के लिए है, शिक्षा के लिए है। कहाँ से कट ये सेकुलर संविधान रह गया है। ये संविधान आपका पन्ना फाड़ नहीं लिया क्या अंदर से? फिर भी अगर कहें कि बाबा साहब का संविधान रहेगा, एक एक पन्ने अंदर से फाड़े जा रहे हैं, जिल्द बचा। नेहरू जी 1951 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं दिया, और राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो 51 ब्राह्मणों को उन्होंने चरण धो करके पिया था। उसके बाद में नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को डांटा बहुत था और कहीं जाने नहीं दिया था। ये सच्चाइयाँ हैं। आज टेलीविजन में सब वही मय हो रहा है। तो करीब खात्मे पर है। 2024 का चुनाव जीता नहीं, और 2025 में जब RSS का 100 वर्ष पूरा हो रहा है उस समय उड़ा दे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इतनी बड़ी शक्ति जिसको नोट दिया लोगों ने, खून दिया, पसीना दिया, वोट दिया, वो थर थर कांप रही है। आपके सिवाय कोई और है नहीं मैदान में, इतना मैं कह सकता हूँ। हम छोटी ताकत हैं या बड़ी ताकत हैं, AR सिंह जी हो, नरेंद्र चौधरी जी, आपके अलावा कोई संगठन अब नहीं रह गया जो लड़ सके, जो खड़ा हो सके पूरे देश में। आप देखो, और कोई नहीं है। ये जो छोटे छोटे संगठन बनाया, बड़ा तकलीफ बात है। इस शक्ति का बंटवारा करते। अरे भैया, रिटायर हो गए वकील बन गए, रिटायर हो गए संस्था बना लिया, रिटायर हो गए कुछ करने लगे। ये सारी शक्तियां विखंडित हो गई हैं। एक आना चाहिए। ये मेरा कोई संगठन है, इसीलिए जब ये हैंडबिल छापा तो मेरा नाम नहीं छपा। हमने कहा कि जहां मेरा नाम छपेगा या किसी एक नेता का नाम छपेगा, लोग कहेंगे अरे नहीं जाना। अगर 2 अप्रैल 2018 को ये खुलासा हो गया होता कि हम लोग पीछे से लगे हुए हैं, तो 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद सफल न होता। इतना हम लोग एक दूसरे के ईर्ष्या करते हैं, इतना एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसीलिए हम बैकग्राउंड में, आप सब लोग आगे, हर जिले में आप लोग, प्रदेश स्तर पर आप लोग कमेटियां, बाबा साहब नई संसद नामकरण समिति बना सकते हैं, ताकि ये इम्प्रेशन न ल जाए कि कल पता लगा अजाक्स के लोग मुकाबले में खड़े हो जाए। अरे भाई, अजाक्स के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन वो तो नौकरी पेशा जिसको ऑलरेडी आरक्षण जिसको मिल गया है, जिसको नौकरी मिल चुकी है, उन्हीं की समस्या तो उठाते हैं ना भाई। वो कोई गरीब तो है नहीं। मान लो ट्रांसफर यहाँ से वहाँ चला हो जाएगा, मान लो प्रमोशन थोड़ा देर से हो जाएगा,
जब मूल आपका खत्म हो रहा, आरक्षण खत्म हो रहा, संविधान खत्म हो रहा, विचारधारा खत्म हो रही है, वो लड़ाई परिसंघ ही लड़ता, कोई दूसरा नहीं लड़ता। 4 नवंबर 2001 को हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ था, मेरी हत्या होती, रामलीला मैदान का परमिशन रद्द कर दिया गया था, 12,000 पुलिस लगाई थी पूरे देश से। उस समय BBC लंदन ने 1 लाख लोग 2 लाख कहा था, लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 50,000 लिखा था। मैं डरा नहीं, जान भी जा सकती थी। खैर उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, आपके अलावा कोई है, ये आप अगर 28 नवंबर में नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए, अगर आप लोगों के पास पहुंचेंगे तो आप बीच में आएंगे, आपसे लोग जुड़ेंगे। जब आपसे लोग जुड़ेंगे तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी, मुद्दे की वजह से आपकी ताकत बढ़ेगी। आप खुद अपने बारे में जाके कहेंगे कि मेरे ये विचार है, मैं करना चाहता हूँ, तो लोग नहीं जुड़ते। इसमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण भी है। तो जो भारत जोड़ो यात्रा, इसमें सिविल सोसाइटी भी है, केवल कांग्रेस का नहीं है। वो शरद पवार जी भी जा रहे हैं और सिविल सोसाइटी प्रोफेसर वगैरह। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि कोई जाए या न जाए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से एक आवाज़ पैदा हुई है कि निजीकरण बंद हो, अडानी को पोर्ट बेचना बंद किया जाए, रेल बेचना बंद कर दिया जाए, बैंक नहीं बेचा जाना चाहिए। ये सब आवाज़ वहाँ से आ रही कि नहीं आ रही? किसकी लिए आ रही है? ये समझने की बात है कि नहीं बात? इसमें तो हम सबसे पहले कूद पड़ना चाहिए आगे आगे। परोक्ष रूप से हमारा ही फायदा हो रहा है ना, कोई दूसरा तो लड़ नहीं रहा। हम तो इतने चंद लोग नहीं लड़ सकते, और जिसके पास दमखम है वो कभी बोल ही नहीं सकता। बोलने का टाइम भी खत्म हो गया, अब बोल के भी कुछ नहीं हुआ। उस कमेटी में भी मैं हूँ। भारत जोड़ो यात्रा का 3 राज्यों का प्रभार भी है, बिहार का, झारखंड का, बंगाल का है, और उस कमेटी में भी हूँ। आज उस संबंध में यहाँ मीटिंग भी है। उसमें मैं एक देख पा रहा हूँ कि निजीकरण के खिलाफ है। नौकरी देने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, शिक्षा का निजीकरण के खिलाफ है। ये चीज तो आप उसमें देखो, आपके काम की है, और कोई शक्ति लड़ नहीं सकती। सारी क्षेत्रीय नेता सब सरेंडर कर चुके हैं, कोई आवाज आपकी नहीं है। आप चाहे राजनीतिक रूप से पसंद करो, किसी को न पसंद करो, लेकिन आप अपने अधिकार को तो चाहोगे रक्षा करना, और जो आपका अधिकार रक्षा करना, खड़े हो जाओ। और जब ये मनवादी हट जाएंगे तो भले आप कहीं चले जाओ, लेकिन मनवादियों को हटाने के लिए जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो नॉन पॉलिटिकल हैं, वो सामाजिक लोग हैं, वो सबको लग जाना चाहिए 1-2 साल के लिए। इनको किसी तरीके से हटाओ। ये जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में हट सकते थे, अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए होते तो 2024 रुक जाता। और जिताने का काम किसने किया है? इन्होंने बता दिया अपना, हमारे लोगों ने किया। वोट ट्रांसफर किए गए हैं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं। जब आप प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे, वोट मांगने गए ही नहीं, इससे ज्यादा कोई बड़ी प्रमाण की बात है कि आप किसको जिताना चाहते हैं। हर खबर पाने के लिए NA News 19 को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।